नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका ज्योग्राफी और टॉपिक होगा आज का आपका क्लाइमेटोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन लिखा, विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द अमेजोन बेसिन एंड कोंगो बेसिन। आप जानते हैं अमेजोन आपका क्या है, साउथ अमेरिका में, और कोंगो बेसिन आपको दिखेगा आपका अफ्रीका में। तो ये दोनों अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल आपका इक्वेटर से होकर गुजरते हैं। इक्वेटर यहाँ से गुजरती है आपकी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा का जो आपके देश होते हैं वहाँ पर आपकी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, याद रखना। वहाँ पे आपकी पाई जाती है, एक तो होती है ट्रॉपिकल होती है, ये थोड़ा सा गर्म होती है, उष्ण होती है। और दूसरा वहाँ पर पाई जाती है कि वहाँ पर आपकी रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कहा जाता है कि इक्वेटर के आसपास के जो देश होते हैं वहाँ शाम को 4 बजे बारिश होती है 4 बजे के आसपास। तो वहाँ पर आपको जो जंगल देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा घनी झाड़ियाँ होती हैं, ये बोल सकते हैं इतने ज़्यादा घने वन होते हैं कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी तक अंदर तक नहीं जा पाती, और काफ़ी ज़्यादा जो बोल सकते हैं मॉइस्चर पाया जाता है इस प्रकार के वन में। तो ये मानसून तो होगा नहीं। टुंड्रा ठंडा होता है, याद रखना आप, टुंड्रा में होता है ठंडा। तो ये आपको जैसे मिलेगा साइबेरिया वाले क्षेत्र में, आर्कटिक वाले क्षेत्र में टुंड्रा टाइप की जलवायु पाई जाती है, ठंडे इलाकों में पाई जाती है। मतलब इक्वेटोरियल ये आंसर हो जाएगा आपका। और वार्म टेम्परेट मतलब होता है जो आपका ट्रॉपिकल के बाद आता है, जहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मतलब जैसे ट्रॉपिकल उष्ण जलवायु जो होती है वहाँ पर क्या होता है कि 12 महीने आपका क्या होता है, गर्मी होती है। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी होती है। शीतोष्ण ये होता है कि आपका सर्दियों में सर्दी होगी और गर्मियों में आपकी गर्मी पड़ेगी। टुंड्रा में क्या होता है, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और सर्दी होती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट लिखा हुआ है, ये जो आपको देखने को मिलेगा, देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप जानते हैं मानसून आता है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ चाइना और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इसमें पाया जाता है। अच्छा लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑनशोर वेट मानसून इन समर, जब आपका आता है गर्मियों में वेट मानसून आता है, और एक ड्राई मानसून भी आता है जब आपका विंटर में आता है, कम बारिश देखने को मिलती है। मतलब ये द बेसिक कॉज ऑफ द मानसून क्लाइमेट इज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ द लैंड एंड सी। जब क्या देखने को मिलता है आपको बोल सकते हैं तापांतर देखने को मिलता है भूमि और जो सागर होता है या समुद्र जो होते हैं उनके बोल सकते हैं तापमान में। टुंड्रा जो देखने को मिलता है तो देखो लिखा हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, तो यहाँ पर पाई जाती है आपकी। और यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे आपको देखने को मिलेगी टुंड्रा के ठीक बाद आपको देखने को मिलेगा साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे टैगा जलवायु पाई जाती है, आपने याद रखना है। तो इसमें कौन कौन से रीजन आ जाते हैं, ठंडे इलाके, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरोपियन रशिया, साइबेरिया, ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसुलेशन जो होता है ना, जो सनलाइट का होता है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है उसे इंसुलेशन कहा जाता है। तो वो काफ़ी कम होता है, तिरछी किरणें पड़ती है आपकी सूर्य की। तो यहाँ पे टुंड्रा टाइप की जलवायु या टाइगा टाइप की जलवायु पाई जाती है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ तो क्लाइमेट में देखेंगे तो ये इक्वेटोरियल में आते हैं, जहाँ पर भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है, इसमें साउथ अमेरिका आ जाता है आपका, कॉन्गो बेसिन आ जाता है। तो जैसे गुनी कॉस्ट, आपका इंडो मलेशियन रीजन आ गया, सेंट्रल अमेरिका, सम आइलैंड कैरिबियन सी आ जाता है आपका, वेस्टर्न कोलंबिया, मेडागास्कर, ये सारे आ जाते हैं आपके। तो लिखा दिस टाइप ऑफ द क्लाइमेट, ये आपका 5 से 10 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलता है ईच साइड। मतलब इस तरीके से जहाँ पे 0 डिग्री होगा तो यहाँ से 10 डिग्री और यहाँ पर 10 डिग्री, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, तो ये आपको देखने को मिलेगा जैसे मेडिटेरियन सी की तरफ देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके कर्क और टेम्परेट रीजन में आ जाता है। जैसे आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाता है आपका कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है ये वाला रीजन, और सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है आपका कैप्रिकॉन, कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र, 23.5 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र दोनों साइड, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, इटली, ग्रीस, वेस्टर्न टर्की, सीरिया, लेबनान, वेस्टर्न इसराइल, नॉर्थन कोस्टल अफ्रीका, सेंट्रल एंड द सदर्न कैलिफोर्निया यूएसए, सेंट्रल चिली साउथ अमेरिका, केप टाउन साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, कोस्टल जोनस सदर्न एंड द साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये रीजन आ जाते हैं इसमें आपके। तो ये आपका देखो, ये आपका का बोल सकता है क्लाइमेट किस तरीके से डिवाइड होता है। तो बीच में जो आपको देखने मिलता है ट्रॉपिकल देखने मिलता है, ट्रॉपिकल मतलब होता है क्या, उष्ण। उसके बाद थोड़ा सा बीच में जो आपको देखने मिलता है इस वाले रीजन में, ये थोड़ा ड्राई होता है, मतलब यहाँ पे बारिश कम देखने मिलती है। फिर आता है टेम्परेट या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आता है, टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण, जैसे मैंने बताया था, सर्दी गर्मी दोनों पड़ती हैं। फिर आता है पोलर क्लाइमेट, या आप बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, केवल शीत। तो अगर देखेंगे ना तो ये आपका अमेजोन बेसिन और ये आपका कॉन्गो बेसिन, तो यहाँ से गुजरती है आपकी कौन सी, इक्वेटर। क्लियर बात समझ में आई। भारत से जो गुजरती है, तो भारत से आप जानते हैं यहाँ से, यहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी कौन सी, कैंसर,
ये बोल सकते हैं कर्क रेखा। तो नीचे वाला जो रीजन होता है वो तो किस में आ जाता है, ट्रॉपिकल में आ जाता है, उष्ण है। पर ऊपर वाला रीजन जो होता है टेम्परेट रीजन में आ जाता है, मतलब शीतोष्ण में आ जाता है। ठीक है ना, ये आप याद कर सकते हैं। तो कई सारे ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल वेट देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होती है आपकी, बोल सकते हैं बारिश काफ़ी अच्छी होती है। एक ड्राई देखने को मिलता है, ड्राई में आपको एक देखने को मिलेगा सेमी एरिड, मतलब जो बोल सकते हैं अर्ध मरुस्थलीय, और एक मिलता है संपूर्ण मरुस्थलीय। तो भारत के इस तरफ आपको देखने को मिलता है एरिड और सेमी एरिड। मॉडरेट में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी हो गया आपका, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन, मरीन वेस्ट कोस्ट, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। कॉन्टिनेंटल में ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक रीजन आ जाता है। पोलर में देखना टुंड्रा आ जाता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला रीजन टुंड्रा में आ जाता है। मतलब लगभग मान के चले 8 महीने तो पूरी बर्फ़ रहती है, 4 महीने भी होती है तो बहुत कम धूप आती है यहाँ पे। आइस कैप, जहाँ पे 12 महीने आपको बर्फ़ देखने को मिलती है नीचे की तरफ। हाईलैंड्स आ जाते हैं आपके, और नॉन परमानेंट आइस आ जाती है जो परमानेंट नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैच करना है, तो लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अगर बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में आपको वेदर फिनोमेना, क्योंकि सबसे बोल सकते हैं पास की हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर है ट्रोपोस्फेयर, तो यहाँ पे वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है, मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। आइनोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा रेडियो वेव्स वगैरह यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब जो भी आपका क्या होता है सिग्नल वगैरह आपको देखने को मिलता है। आपकी टीवी चल रही है, आपका रेडियो चल रहा है, ये आइनोस्फेयर से होकर ही आपके अर्थ से सरफेस पे रेडियो वेव टकरा के वापस आ जाती है। थर्मोस्फेयर में आपका क्या होता है, ऑरोरा आपको देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा ए का सेकंड, ठीक है, 3 जगह है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ, अब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ठीक है। अच्छा, ऑरोरा वाला मैं बता देता हूँ। ऑरोरा क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब सूर्य सनलाइट होती है, तो सनलाइट जब किस तरफ आती है, पृथ्वी की तरफ आती है, और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एक शॉक टाइप का आता है, जिसे बोलते हैं बू शॉक। उस तरीके से जब पृथ्वी की तरफ आती है, मैं पिक्चर लाना भूल गया, मैं दिमाग से हट गई थी ये चीज़। तो क्या होता है कि पृथ्वी का अपना एक क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब सूर्य से ये शॉक निकलती है, इस तरीके से निकलती है, तो ये किस तरफ जाती है, इस तरफ चली जाती है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से जो मैग्नेट का है, तो इस तरफ आपको कई सारे, इस तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको कई उनके बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो उनका आकाश होता है या आसमान होता है, वहाँ पर कई सारे रंग के आपके देखने को मिलेंगे, अलग अलग किरणें देखने को मिलती हैं। तो वो एक्चुअल में आपका ऑरोरा बोला जाता है उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ होता है ऑरोरा बोरियोलिस, और नीचे की तरफ होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। चलो पढ़ लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर की बात करें, लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जहाँ हम रहते हैं। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द अवर वेदर, क्लाउड्स, रेन, स्नो, सारा यहीं पे होता है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द बाउंड्री लेयर। ये याद रखना, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसे बाउंड्री लेयर कहा जाता है। एंड टॉप मोस्ट को बोला जाता है ट्रोपोपॉज, जहाँ से वो कनेक्टेड हो जाता है किससे, आपका स्ट्रेटोस्फेयर से। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें तो एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 50 किलोमीटर तक जाता है। ये आपका देखने को मिलता है 18 किलोमीटर के आसपास से, या 12 किलोमीटर के आसपास से आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर। अब याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, वो भी कौन सी वाली, गुड वाली, बेहतर जो रहती है। एक आपकी बैड ओजोन होती है जो एज अ ग्रीन हाउस गैस यूज़ होती है, वो आपकी कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। आगे लिखा हुआ है द टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर इज द हाइस्ट ओवर द समर पोल एंड लोएस्ट ओवर द विंटर पोल। याद रखना, समर पोल में आपको क्या देखने मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देखने मिलेगा जब आपकी गर्मी होती है, और विंटर पोल के टाइम पे आपको क्या देखने मिलेगा, बोल सकते हैं आपका जब सर्दियाँ रहती है तो उसमें टेम्परेचर कम होता है। अब समर पोल विंटर पोल का मतलब ये होता है कि जब आपका जो सन है वो अपनी पोजीशन क्या करेगा, बदलेगा। जैसे हमारे यहाँ पे गर्मी कब होती है, जून के आसपास, और अगर आप देखेंगे तो दक्षिण जो बोल सकते हैं आपका गोलार्ध है, वहाँ पर आपकी गर्मी देखने मिलती है दिसंबर के आसपास। मेसोस्फेयर आती है, ये बीच की है, और इसमें जो आप देख सकते हैं लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, 85 किलोमीटर के ऊपर ये आपको देखने मिलती है, ठीक है ना, 50 to 85। और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे लो जाता है, ये याद रखना, देखो लिखा हुआ है कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ एटमोसफेयर -90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने याद रखना है। फिर आता है थर्मोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर आता है, नाम से पता लग रहा है कि गर्मी बढ़ेगी। ये 85 to 800 किलोमीटर के आसपास होता है, काफ़ी बड़ी लेयर है। और यहाँ पर देखना है कि ऑरोरा वगैरह या सैटेलाइट कॉस इन दिस लेयर, ये सारा आपका थर्मोस्फेयर में आपको देखने को मिलता है। एक्सोस्फेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आपका 800 के बाद स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से फिर टेम्परेचर लगातार आपका बढ़ने लग जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका किस लिए आता है, जैसे बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री वगैरह शो करने के लिए। जैसे लिखा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, इट कंटेन्स द मेनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, दे आर सो फ्यू दैट दे रेयरली कोलाइड, एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं। द फॉलो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी
एंड सम ऑफ देम एस्केप डायरेक्टली इनटू द स्पेस। आयनोस्फीयर आता है, आयनोस्फीयर एक्चुअल में बीच में आता है मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में। यहाँ पर कहीं पर आपका आयनोस्फीयर रहता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी। तो आयनोस्फीयर इज अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये दोनों में पड़ता है, मेसोस्फीयर में भी आता है, थर्मोस्फीयर में भी जाता है। एक्चुअल में इस लेयर को हम अलग ही पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे जब लेयर्स को तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर सीधे थर्मोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर पढ़ते हैं। आयनोस्फीयर बीच में आता है कहीं पे, तो लिखा बीच में मतलब दोनों लेयर में आ जाता है, ये मैं दिखा दूंगा अभी आपको। तो लिखा इट ग्रोज एंड श्रिंक डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट एब्जॉर्व, किस तरीके से सन से लेता है ये डिपेंड करता है कि अगर सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है किस प्रकार आता है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। द नेम आयनोस्फीयर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द गैसेज इन दिस लेयर आर एक्साइटेड बाय द सोलर रेडिएशन टू फॉर्म द आयन्स, कि ये आयन बना सकती है विच हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयनाइज्ड गैसेज द आयनोस्फीयर कैन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स डायरेक्टेड टू इनटू द स्काई बैक टुवर्ड द अर्थ। याद रखना, जिसके कारण हमारे घर में नेटवर्क्स वगैरह आ जाते हैं, जब हमने डिश लगा रखी है या हमारे डिश वगैरह होती है ना जो आपका, तो ये नेटवर्क जो आते हैं आपके कहाँ से टकरा के आते हैं, आयनोस्फीयर से टकरा के वापस आते हैं। जैसे मान लो कि ये गए और ये वापस आ गए, तो ये हमारे घर में आ जाते हैं जहाँ से सिग्नल भेजे जा रहे हैं। तो जैसे लाइव टीवी आपकी देखी जाती है, लाइव क्रिकेट मैच देखा जा रहा है, तो उसमें आयनोस्फीयर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है, देखो ओवरलैप करता है मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सब में होता है। मेसोस्फीयर से स्टार्ट होकर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर तक भी जा सकता है। ट्रोपोस्फीयर की अगर बात करें तो मैंने बताया था ट्रोपोस्फीयर आपका मेनली ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 7, पर आप मान के चल सकते हैं 12 से 18 के आसपास स्टार्ट हो जाता है, 50 तक चला जाता है, 50 के बाद 80 से 85 तक मेसोस्फीयर हो जाता है आपका। उसके बाद आपका लगभग 800 के आसपास तक आपका थर्मोस्फीयर बोल सकते हो, अलग अलग है लिखा हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, जैसे ये ट्रोपोस्फीयर में आपका देखने वाला 12 से 18 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपका टेम्परेचर देख लीजिए 15 से -56.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है आपका 50 तक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है लगभग 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर होता है, फिर थर्मोस्फीयर होता है आपका, और लास्ट में आपका कौन सा होता है, एक्सोस्फीयर होता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जब ट्रोपोस्फीयर में बात करते हैं तो ट्रोपोस्फीयर में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर में क्या होती है, बोल सकते हैं कमी देखने को मिलती है। तो ये जाता है आपका ट्रोपोपॉज, ये आपका ट्रोपोपॉज, ये ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज जब ये बिल्कुल -50 तक चला जाता है तब आपको देखने को मिलता है कि जैसे बोलते हैं ना कि यार कितना बोला जाता है कि जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ट्रोपोपॉज में, तो आपका लगभग -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी देखने को मिलती है ऊपर की तरफ जाने पर, हाइट पे जाने पर। लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है, तो ट्रोपोपॉज तक आती है केवल। तो यहाँ तक देखने को मिलता है लगभग 10-12 किलोमीटर तक। उसके बाद आपका टेम्परेचर फिर इंक्रीज होने लग जाता है, जीरो की तरफ आता है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये फिर कहाँ तक जाता है, ये यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज आ जाता है। उसके बाद फिर बढ़ने लग जाता है, और बिल्कुल आप देखेंगे ये इसने यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल इस वाली लाइन में अगर मैं लाऊँ तो जो मेसोस्फीयर होता है वो कोल्डेस्ट लेयर है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे ठंडी लेयर कौन सी, तो आपकी मेसोस्फीयर है। वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे मेसोस्फीयर में लिखा -86.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम देखने को नहीं मिलता। उसके बाद लगातार आपका देखने को मिलेगा कि जब आप थर्मोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं या एक्सोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं, लगातार टेम्परेचर क्या होने लग जाता है आपका, बढ़ने लग जाता है, फिर एक क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ऊपर जाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर आपका 10 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फीयर आपका 50, मेसोस्फीयर आपका 90-85 के आसपास, थर्मोस्फीयर आपका लगभग चल जाता है 500-600 के आसपास। उसके बाद एक्सोस्फीयर लग जाता है। आयनोस्फीयर की बात करते हैं, जैसे मैं बता रहा था, तो आयनोस्फीयर आपका मेसोस्फीयर से स्टार्ट होकर थर्मोस्फीयर से स्टार्ट हो गया और आगे जाके एक्सोस्फीयर तक ओवरलैप कर सकता है। तो उसमें कुछ लेयरें होती हैं जो देखने को मिलती है, जैसे सबसे नीचे की लेयर उसको डी लेयर बोल दिया जाता है, बीच वाली लेयर को ई लेयर और फिर एफ लेयर। तो आयनोस्फीयर ओवरलैपिंग करता है मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एटमोस्फीयर इन द मेनली हीटेड बाय। तो ये देखने को मिलता है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देखने को मिलती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जब सोलर रेडिएशन होता है, तो एक्चुअल में सोलर रेडिएशन जो देखने को मिलती है वो इंसोलेशन की फॉर्म में देखने को मिलती है। हमें याद रखना, पृथ्वी पर जो आप आती है, नहीं तो सोलर रेडिएशन तो सूर्य से चलते हुए आ रही है, पर जो पृथ्वी तक पहुंच पाती है उसे इंसोलेशन बोल देते हैं। और इसी का एक भाग होता है जब रात को, तो सुबह तो आपको क्या देखने को मिलता है, सोलर रेडिएशन, ये सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे। पर रात के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि नाइट के टाइम पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। अब जो जैसी CO2 टाइप की गैस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं आपका, ये कुछ हद तक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एज अ ब्लैंकेट काम करती है पृथ्वी के लिए रात को। अगर बोल सकते हैं कि CO2 ना हो, ठीक है ना, जिसमें हीट कैप्चरिंग, ये बोल सकते हैं हीट लॉक गैस बोलते हैं इसे, तो ये क्या कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा कि सुबह अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो अगर इस तरह की गैसेज ना हो, ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, बिल्कुल आपकी ना हो,
तो हो सकता है रात को -30 चल जाए, और फिर आप जानते हैं कि सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा इंसान का। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी होता है, वापस जाती हैं, तो उन्हें रोकने का काम CO2 का होता है। ये मैं आगे बता दूंगा आपको। तो मेनली जो एटमॉस्फेयर में आपको बोल सकते हैं हीट मिलती है, वो मिलती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से मिलती है। तो लिखा हुआ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इंसुलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ, जो इंसुलेशन बोल सकते हैं रिसीव्ड होता है अर्थ के थ्रू, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट वेव्स। याद रखना, जो होता है शॉर्ट वेव्स में होता है। पर जब बोला द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इट सेल्फ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी, जब वो गर्म हो जाती है, इट इज़ रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। जब ये छोड़ती है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो वो लॉन्ग वेव में आती है। तो आते समय तो शॉर्ट वेव होती है, पर जाते समय क्या होता है आपका, लॉन्ग वेव में आ जाती है। तो यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि भाई एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, तो एटमॉस्फेयर को हीट करने वाला एजेंट कौन सा होता है, ये बोल सकते हैं वो होती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल वेव्स। अच्छा, दिस एनर्जी हीट अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिलो, ये नीचे से हीट करते हुए चलती है। This process is known as the terrestrial radiation. The long wave radiation absorbed by the atmosphere gases, particularly by the carbon dioxide and the greenhouse gases. Thus, the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation. याद रखना, indirect way में जाता है। अच्छा, the atmosphere in turn radiate and the transmit the heat to the space, बाहर भी निकाल देता है। Finally, the amount of the heat received from the sun is returned to the space, वापस चली जाती है, thereby the maintain the constant temperature at the earth's surface and in the atmosphere। अब देखो होता क्या है कि एक लेयर टाइप की बनती है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो सही मानी जाती है नेचुरल वे में। पर इंसान क्या कर रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए CO2 का ज़्यादा क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, तो ये लेयर मोटी हो जाएगी। अब जितना बोल सकते हैं स्पेस में वापस जाना चाहिए था रेडिएशन को, उतना नहीं जा पाता, जिससे क्या होता है कि हीट बनी रह जाती है जितनी नहीं बननी चाहिए, बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से पृथ्वी पर। तब जाके आपका जो आज का जो बोल सकते हैं सिनारियो देखने को मिलता है, वो ग्लोबल बोल सकते हैं वार्मिंग का देखने को मिलता है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, द अर्थ डज नॉट हीट अप ड्यू टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन। याद रखना, शॉर्ट वेव रेडिएशन से पृथ्वी गर्म नहीं होती, इट गेट्स फ्रॉम द सन, ये सन से आती है केवल। द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। याद रखना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से पृथ्वी गर्म होती है। इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड री रेडिएट द हीट इन टू द एटमोसफेयर। ये ऐसा होता है, चलो मैं आगे दिखा दूंगा। और ठीक है, आगे लिखा हुआ है द अर्थ सर्फेस रिसीव मोस्ट ऑफ द एनर्जी शॉर्ट वेव लेंथ, सबसे ज़्यादा मतलब शॉर्ट वेव लेंथ से करती है। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट इज सर्व एज द इंसुलेशन। बोलते हैं जब सोलर रेडिएशन अर्थ पे आता है तो उसे क्या बोला जाता है, इंसुलेशन बोला जाता है। एटमोसफेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट to the short wave solar radiation. The incoming solar radiation passes through the atmosphere before the striking the earth surface। अब देख लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है। तो मान लो देखो, ये बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि अगर देखो दिखा रखा है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपका 100% आया, तो क्या होता है कि जब ये आपका एब्जॉर्ब होता है बोल सकते हैं लैंड से या ओशन से, भूमि से, धरती से, तो ये केवल 51% के आसपास ही हो पाता है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा सारा क्या हो जाता है आपका, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। जैसे रिफ्लेक्ट 6% के आसपास आपका एटमॉस्फेयर ही क्या कर देता है, वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लाउड जो होते हैं आपका 20% के आसपास ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं वहीं से सोलर रेडिएशन को, ठीक है ना, जो बोल सकते हैं आपका सोलर रेडिएशन को जो सूर्य से आ रहा है। उसके बाद 4% आपका अर्थ सरफेस रेडिएट कर देती, और केवल एब्जॉर्ब जो होता है, मतलब जो इस अवशोषित होता है, वो 51% के आसपास है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो होता है, देखो एब्जॉर्ब बाय द, देखो ये तो रिफ्लेक्टेड है, यहाँ रिफ्लेक्टेड हो रहा है, और एब्जॉर्ब देख लो, एब्जॉर्ब हो जाता है 16% किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर देते 3%, और कंडक्शन एंड राइजिंग एयर जो होती है वो 7% की कर देती है, आपका एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पर देखना आप लोग, सॉरी ये आपका यहाँ पर दिखा रखा है कि कंडक्शन एंड राइजिंग, तो जब देखने को मिलता है कि भाई 51% आपका क्या हो गया, हीटअप हो चुका है, बोल सकते हैं लैंड, तो एब्जॉर्ब हो गया। अब ये रात को क्या होगा आपका, ये वाला जो देखने को मिलता है ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जाते समय तो कंडक्शन एंड राइजिंग एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, 7% यहीं पे हो जाता है। आगे चल के जाएंगे तो अब यहाँ पर देखना, कैरी टू द क्लाउड एंड द एटमोसफेयर बाय द लेटेंट हीट, द वाटर वेपर 23% के हिसाब से वापस आ जाती है। रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफेयर, वापस जाते समय 15%, और रेडिएटेड डायरेक्टली टू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ, ये 6% के आसपास होता है। टोटल का 51% का टोटल है, ये जाते समय 51% को 100% माना हुआ है, और तब जाके रेडिएट टू द स्पेस फ्रॉम द क्लाउड इन द एटमोसफेयर, ये आपको देखने को मिलता है 64% के आसपास। अच्छा, नेक्स्ट आता है मैच करना है कंडेंसेशन जो प्रोसेस है। ड्यू जो होती है, ड्यू क्या होती है बोल रहा है, ड्यू किसे कहते हैं। तो ड्यू अगर देखो लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्ट विजिबिलिटी टू द लेजर एक्सटेंट, एयर क्लोज टू द कोल्ड ग्राउंड, कंडेंस ऑन द लीव्स। अच्छा देखो, एक चीज़ बताओ कि जो पत्तियों पर जो आपकी जम जाती है उसे क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्यू तो होगी कौन सी आपकी, ओस को बोलते हैं, ठीक है ना, जो पत्तियों पर जम जाती है।
तो आंसर हो जाएगा ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, ठीक है ना। अब सेकंड का थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट, अब यहाँ से पता लग जाएगा, फोर्थ से पता लग जाएगा। देखो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट जो होता है ना वो एक टाइप की क्या होती है, जैसे जो हवा होती है आपकी, जब हवा 0 डिग्री से नीचे बहती है तो क्या होती है वो हल्की सी एक चादर टाइप की बना देती है, किसकी, बर्फ़ की। वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू आइस बिलो द, हाँ बिल्कुल सही है, फ्रॉस्ट होता है आपका ये वाला, जब आपकी वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, आइस में, ठीक है ना। और जब आपका टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तो इसे फ्रॉस्ट बोलते हैं, तो आंसर ये वाला होगा। तो बस हो गया क्लियर। अब तो 2 का थर्ड होगा। फॉग क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस डस्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सर्फेस बट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, फॉग बोलते हैं। और मिस्ट बोलते हैं किसको, आपका रिस्ट्रिक्टिव विजिबिलिटी, जब आपको देखने नहीं मिलता जैसे बोलते हैं कोहरा, ठीक है ना, जब विजिबिलिटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, उसे कोहरा बोला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है ड्यू, ड्यू। तो देर इज़ अ टिनी ड्रॉपलेट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द मॉइस्चर कंडेंसेस अराउंड अ कूलर ऑब्जेक्ट, ये आप याद कर सकते हैं। फॉग, मिस्ट और ये फ्रॉस्ट आप पढ़ लेना। स्मॉग, अच्छा स्मॉग क्या होता है, स्मॉग जो होता है वो स्मोक और फॉग से मिलके बनता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और ये पॉल्यूटेंट है आपका, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, आपका स्मोक आ जाती है, धुआं आ जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंजीरियस होता है हमारी हेल्थ के लिए, ये आपने याद रखना है। तो ये आपका ड्यू, ड्यू यहाँ पे देखने को पत्तियों में क्या हो जाता है, ये मिस्ट दिखा रखी है, ये फॉग दिखा रखा है, रेन दिखा रखा है, हॉल दिखा रखा है, स्नो दिखा रखा है। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू बिग एंड हैवी विद द वाटर ड्रॉपलेट्स, द वाटर स्टार्ट फॉलिंग टू द अर्थ आइदर रेन फॉर्म में, फॉग, मिस्ट, ड्यू, स्नो, और बोल सकते हैं हेल फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन द हाउ कोल्ड इट गॉट हाई अप इन द एटमोसफियर, कितना वो ऊपर जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है किसका, वायुमंडल का उस पर। नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड दैट प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड, सिट्रस फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा मेडिटेरियन रीजन में, ये जाना जाता है उसके लिए, ठीक है ना। भूमध्य रेखीय जो बोल सकते हैं, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर देखो ये होता क्या है, देखो द मोस्ट रेलिवेंट क्रॉप्स ऑफ द काइंड ऑफ द सिस्टम आर परमानेंट क्रॉप, परमानेंट होती है, सच एस ऑलिव्स यहाँ पे उगाया जाता है, ग्रैप्स, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं आपके, ठीक है ना, जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस मतलब जैसे आपका संतरा वगैरह और नट्स वगैरह यहाँ पे होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट में। अब देखो लिखा हुआ है सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, ये सारा इसमें आ जाता है, तो मेडिटेरियन रीजन में आपको पाया जाता है। अच्छा फीचर्स देख लेते हैं, अच्छा कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, फ्रांस, पोर्तुगल, इटली, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस, ये क्षेत्र आ जाते हैं। अच्छा क्लाइमेट कैसा होता है, क्लाइमेट ऑफ द हॉट ड्राई समर एंड द ह्यूमिड कूल विंटर एंड द जनरली हिली लैंडस्केप, द क्लाइमेट इज characterized by the hot dry summers and the humid cool winters. It is also capricious with the sudden heavy rains, कभी कभी बहुत तेजी से बारिश होती है, bouts of the high winds and such as the Sirocco और Mistral, ये मैं दिखा दूंगा, ये लोकल विंड्स होती हैं आपकी। दिस क्लाइमेट हैज़ द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सिरोको और ये आपका मिस्ट्रल, ये आपकी क्या है, लोकल बोल सकते हैं विंड्स हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो इस वाले रीजन में होती है, ये वाला रीजन है आपका, ये है मेडिटेरियन रीजन, ये बीच में, ठीक है ना। तो इसके आसपास वाला जितना भी रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, और ये नीचे की तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर होती है इस प्रकार की वेजिटेशन के, सिट्रस फ्रूट होंगे, ग्रैप्स होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है ना। कुछ लोकल विंड्स आती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बोलेंगे तो चिनुक है, आपका नॉर्थ ब्लिजार्ड आ जाती है, नॉर्थर आती है, बोल सकते हैं अगर सेंटर अमेरिका की बात करें वहाँ पे नॉर्टे है, साउथ अमेरिका की बात करें पंपेरो है, यूरोप की अगर बात करें हेल्म है, मिस्टर है, बोरा है, और आपका इटाशियंस है, फोहैन है, लिवेंट है, सिरोको है, नीचे की तरफ अगर अफ्रीका की तरफ आएंगे खमसीन है, हरमाटन है, इस वाले रीजन में पाया जाता है। वेस्टर्न अफ्रीका में हबूब हो गया आपका, इस वाले रीजन में नॉन डायरेक्शनल होती है, घूमती रहती है बस चारों तरफ। बर्ग आ गई आपकी, अब ये पेपर में पूछा गया तो कौन सा, बुरान और काबुरान, तो ये याद रखना, ये रशिया की तरफ होती है, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ब्रिकफील्डर और सदरली आपको देखने को मिलेगा, लिख लेना आप लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सवाना क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट किस प्रकार का होता है, इट इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, बिल्कुल सही है, जहाँ पे गर्म बोल सकते हैं आपका रीजन कैसा होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है। अच्छा लिखा, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द शॉर्ट ग्रास एंड टॉल ट्री, उल्टा लिख दिया, जो ट्रीज होते हैं छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते ज़्यादा, छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, और जो घास देखने मिलती है जब क्या होती है, बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा लंबी उगती है, ठीक है ना, और यहाँ पर पाए जाते हैं आपके जैसे बब्बर शेर वगैरह पाए जाते हैं, तो इसी के पीछे छुप जाते हैं, घास के पीछे। और आगे लिखा, इट इज़ हैज़ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये दोनों सही है, गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा आपका। तो देखो सवाना क्लाइमेट की बात करें, इट इज़ अ ट्रांजिशन टाइप ऑफ द क्लाइमेट फाउंड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रेड विंड्स, जो आपकी होती है व्यापारिक पवनें, ये परमानेंट होती है आपकी, जो आपका लगभग लगभग पाई जाती है आपका
कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ट्रेड विंड्स पाई जाती हैं। एंड हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है। इट इज़ कंफाइंड विद द ट्रॉपिकल रीजन, हैंस फर्स्ट इज द राइट। बेस्ट डेवलप्ड इन द सूडान, तो सूडान क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्टरनेट हॉट, रेनी सीजन, कूल, ड्राई, सब सीजन आपको देखने को मिलते हैं। द मंथली टेम्परेचर बिटवीन द 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। एनुअल टेम्परेचर रेंज करता है, मतलब आपका 20 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास तक कर लेता है, पर ये मूव कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन एनुअल लाइफ यहाँ पर देखें तो सवाना लैंडस्केप इज टाइपिफाइड बाय द टॉल ग्रास। देखो घास लंबी होती है, शॉर्ट ट्रीज होते हैं। द ट्रीज आर द डेसिडियस, डेसिडियस होता है मतलब पर्णपाती होते हैं, पत्ते गिरा देते हैं आपके। शेडिंग देयर लीव्स इन द कूल ड्राई सीजन और टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशंस। Grasses appears greenish and well nourished in the rainy season but turns yellow and dies down in the dry season that follows। पीली पड़ जाती है जब क्या होता है आपका ड्राई सेशन आता है, जब आपकी क्या होती है, आप बोल सकते हैं जब बारिश नहीं होती है, आपने याद रखना है। अच्छा, और कई सारे कार्निवोरस एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों पाए जाते हैं, मतलब जो घास चरने वाले हैं और जो बोल सकते हैं मांस खाने वाले हैं। तो इस तरीके की जलवायु। तो बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, ठीक है, घास से लंबी हो जाती है, आपने याद रखना है। तो कुछ बोल सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आते हैं जहाँ पे उष्ण जलवायु पाई जाती है, जैसे ईस्ट अफ्रीका में सवाना है। तो याद रखना सवाना किस प्रकार की ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, गर्म जगह में। ब्राज़ील में कैंपोस है और वेनेजुएला में लानूस है। टेम्परेट की अगर बात करें शीतोष्ण में, तो अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में पेरेरी, साउथ अमेरिका में वेल्ड्स, एशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है जैसे एशिया यूरोप में स्टेपीज एंड टाइगा, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पंपास, लाओस और आपका कैराडोस, अफ्रीका में सवाना एंड वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा था, रैंकलैंड एंड डाउन्स आ जाता है आपका। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टेपीज यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, पुस्टाच हंगरी, प्रेरीज यूएसए, पंपास अर्जेंटीना, वेल्स साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटनबरी ये न्यूजीलैंड में, सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, टाइगा आपका यूरोप एंड एशिया में पाई जाती है। टाइगर घास ये टुंड्रा के नीचे आता है, जहाँ पे टुंड्रा आपकी जलवायु पाई जाती है, उसके बाद आपके घास के मैदान स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे ये तो पूरी बर्फ़ रहती है, यहाँ पे बर्फ़ थोड़ा सा पिघल जाती है 4-5 महीने के लिए, तो यहाँ पे टाइगर घास पाई जाती है आपकी यूरोप और एशिया में, टुंड्रा प्रदेशों के नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाना किस प्रकार से दिखा रखा है। तो जो आपको रीजन यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, आप बोल सकते हैं धानी कलर का। प्रेरीज में आपको हरा कलर दिख रहा होगा और स्टेपीज में आपको थोड़ा सा पीला कलर देखने को मिल रहा होगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। स्टेपीज टुंड्रा ऊपर की तरफ, टुंड्रा ऊपर की तरफ, प्रेरीज आपका यूएसए की तरफ, पंपास आपका साउथ अमेरिका, वेल्ड्स सवाना अफ्रीका की तरफ, और यहाँ पे डाउन्स भी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और पंपास भी पाई जाती है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। मैंने अभी बताया था इंसोलेशन बोलते हैं, और ये सोलर रेडिएशन होता है जो अर्थ तक पहुँच पाता है एक प्रकार का, ठीक है ना। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है कि रात को देखने को मिलता है नाइट के टाइम पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो लिखा हुआ है देखो, द इंसुलेशन इज द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस, और बाकी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। सोलर रेडिएशन आप जानते हैं नीचे आते समय टेरेस्ट्रियल रीजन, ऊपर जाते समय और डिस्टेंट फ्रॉम द सी आप जानते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ, हीट बजट आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता रहा था कि अगर नेचुरल ग्रीन हाउस है तो आपको जो लाल पट्टी दिख रही है काफ़ी ज़्यादा पतली, ये नेचुरल होना भी चाहिए। CO2 होती है, तो क्या होता है जब सोलर रेडिएशन आपको देखने को मिलता है, रीरेडिएट हीट होती है जो वापस जाती है, तो कुछ तो वापस चल जाती है कहाँ पर, स्पेस में, कुछ आपकी वापस आ जाती है, जो बहुत ज़रूरी है एटमोस्फेयर में आनी, तभी जाके जो बोल सकते हैं पृथ्वी का तापमान है वो रात को कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे अगर सुबह 30 है तो रात को कितना रह जाएगा, 15 के आसपास रह जाएगा, ठीक है ना। पर अगर ये ना हो तो रात को सिर्फ माइनस में जा सकता है। अब होता क्या है कि अगर इंसानों ने क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट को बढ़ा दिया, उससे होता है कि ये जो लेयर है आपकी लाल कलर में जो दिख रही है काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, और मोटी होने से क्या होता है कि सोलर रेडिएशन अंदर तो आ जाता है, पर बाहर जो हीट होती है वो उतनी मात्रा में नहीं जा पाती जितनी जानी चाहिए, लेस जाती है। तो होता है कि जो री एमिटेड हीट होती है, री रेडिएट होती है, वो क्या हो जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है बहुत मात्रा में, ठीक है ना। तो इसका कारण CO2 तो ही है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कई सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो वापस आ जाता है, उससे होता है क्या कि 30 अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 15 पे नहीं जा पाता, वो 25 के आसपास ही रहता है, 25 या 23 के आसपास रह पाता है। और यही कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। अच्छा, नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन लोकेशन। तो हरिकेन्स बोला जाता है यूएसए में, साइक्लोन्स बोला जाता है आपका इंडिया में, टाइफून्स बोला जाता है ईस्ट एशिया में, जापान की तरफ, विली विली बोला जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। साइक्लोन 4, ए का 4, बी का 1, ठीक है ये वाला, ठीक है ना। इन्हें पढ़ सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्पीड वगैरह लिखी हुई है, ये मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख लीजिए, ये अमेरिका की तरफ हरिकेन्स बोला जाता है, भारत की तरफ जो आपका इंडियन ओशन वहाँ पे साइक्लोन्स बोला जाता है,
जापान की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे टाइफून्स, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विली विली बोला जाता है। तो ये स्पीड लिखा हुआ है, ये स्पीड किस तरीके से कैरेक्टराइज करता है कि भाई साइक्लोन जो कैटेगरी जैसे बोलते हैं कैटास्ट्रॉपिक पॉइंट बोलते हैं, जब लगभग स्पीड 252 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं सुपर साइक्लोन स्पीड, याद रखना। शुरुआत में जब स्पीड लगभग 31 के आसपास लो प्रेशर, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। जब 61 से स्टार्ट हो जाती है स्पीड, 61 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर घंटे से ऊपर होते हैं, तब जाके उसे साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है। सेवर साइक्लोनिक और तगड़ा, फिर वेरी साइक्लोनिक, फिर सुपर साइक्लोनिक स्पीड आती है, तो अलग अलग है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स आर नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड आपको 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, तो 25 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ के आसपास आपको देखने को मिलता है भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं आपका डोल्ड्रम रीजन होता है। ये डोल्ड्रम रीजन होता है लगभग 5 से 10 डिग्री के आसपास दोनों साइड्स में डोल्ड्रम रीजन देखने को मिलता है। ट्रेड विंड्स चलती हैं यहाँ पे आपकी। तो लिखा हुआ है ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर द 7 प्रेशर बेल्ट्स। इक्वेटोरियल लो ये मैं दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है ना। हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री पे होता है और दोनों साइड होता है, बोथ साइड्स होता है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे, इस तरीके से देख लीजिए। तो ये उसने तोड़ा हुआ है। तो एक होता है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बीच में, उसके बाद आपका ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये 2-3 हो गए। फिर आपका सब पोलर रीजन आता है, ये हो गया आपके कितने 5, और सबसे ऊपर आता है आपका पोलर ईस्टर्लीज, ये बोलते हैं हाई प्रेशर रीजन आता है। तो ये टोटल मिला के 7 होते हैं। अब बीच में देखेंगे आप इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो होता है बीच में, वो होता है डोल्ड्रम रीजन, जहाँ पे ITCZ आपका बोल सकते हैं जोन होता है। उसके बाद आपको हॉर्स लैटिट्यूड देखने को मिलेगा लगभग 30 के आसपास देखने को मिलता है दोनों रीजन में। उसके बाद वेस्टर्लीज देखने को मिलती, विंड्स की किसी दिन बात कर लेंगे। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है ये बोल सकते हैं डिपेंड करता है, जो सन होता है वो मूवमेंट करता है। आप जानते हैं कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, जब वो किस तरफ जाता है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर की तरफ जाता है, तो ITCZ भी क्या करता है, थोड़ा सा अपने आप को क्या करता है, ऊपर नीचे करने लग जाता है। जैसे जब हमारे यहाँ पे गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पे आ जाता है। और फिर तो जब क्या होती है सर्दियाँ होती है, तो ये नीचे की तरफ चल जाता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट करता है ITCZ जोन, लगभग होता है 5 डिग्री के आसपास दोनों में। रोलिंग फोर्टीज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है कि जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या है, लैंड फॉर्म कम है, तो वहाँ पे जो बोल सकते हैं हवाएं बहुत तेज़ी से बहती हैं, तो उनके बारे में बात कर लेंगे अभी। तो ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। और ये देख लीजिए, जब होलोसिन पीरियड था, होलोसिन पीरियड बोला जाता है जब आपकी हिमयुग था उससे पहले का, आज से लगभग कितना मैं पढ़ा चुका हूँ इतिहास में कि 10,000 साल पहले, 10,000 BC, मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले मान के चलो मोटा माटी। जब क्या होता है, हिमयुग खत्म हुआ था, जब नवपाषाण काल आपका स्टार्ट होता है, न्यूलिथिक एज स्टार्ट होती है, उससे पहले आपकी मेसोलिथिक एज है और पैलियोलिथिक एज है, वो तो आपकी किस में चली गई थी, आइस एज में चली गई थी। तो होलोसिन एज उसे बोला जाता है जो आपका क्या था, हिमयुग के बाद, हिमयुग देखने मिलता है जब आपका हिमयुग खत्म होता है। तो ITCZ का प्रभाव देखो क्या होता था कि जब आपका मिड होलोसिन एज था तो थोड़ा सा शिफ्ट होता था किस तरफ, हिमालय की तरफ। और जब आपका आज के टाइम पे देखेंगे तो आज के टाइम पे आपका पोस्ट होलोसिन पीरियड देखने मिलता है, तो थोड़ा शिफ्टेड हो जाता है। देखो लिखा हुआ शिफ्ट ऑफ द मानसून पैटर्न आफ्टर द होलोसिन पीरियड। तो ये याद रखना, थोड़ा सा कैसा हो जाता है, ये शिफ्ट देखने को मिला इतना, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। ये 40s 50 एंड 60 क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। रोरिंग 40s होता है, ये आपका तीनों देखने को मिलेंगे कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे, हवाएं हैं ये। तो रोरिंग 40s जो होती है वो लगभग 40 से 50 डिग्री के आसपास बहती हैं। फिर फ्यूरियस 50 आती हैं और स्क्रीमिंग 60 आती हैं, तो काफ़ी तेज़ होती हैं, ये आपने याद रखना है। आगे लिखा हुआ था पैटर्न ऑफ द साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही है कि अगर आप बात करेंगे पैटर्न को तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाती है और यहाँ पे क्लॉकवाइज जाती है, तो सही है। द कॉरियस फोर्स इज मैक्सिमा एट द इक्वेटर एंड इन द अब्सेंस ऑफ द पोल। नहीं, ये गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड ओनली इज द इनकरेक्ट आंसर। बता देता हूँ मैं, देखो लिखा हुआ है कोरियस फोर्स क्या होता है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो आपका कहाँ से कहाँ की तरफ करती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो उल्टी डायरेक्शन में आपकी हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब लिखा हुआ है अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द कोरियस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इन द 1844। कोरियस ने समझाया था इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, कि आपकी बोल सकते हैं राइट डायरेक्शन में जाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाती है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो लिखा द डेफिनेशन ऑफ द बोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। यहाँ पे देख लेते हैं, तो लिखा हुआ है द कोरियस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। याद रखना ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, पोल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो देखने मिलता है सरफेस एरिया कम है। और इक्वेटर में आपका क्या होता है देखने मिलता है, ये आपका अपसेंट होता है क्योंकि यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है। लिखा हुआ एट द इक्वेटर आपका जो होता है कोरियस फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर बात समझ में आ गई। जैसे इस तरीके से जब हम क्या खेलते हैं, जैसे मान लो ये बीच में कील लगी हुई है और यहाँ पे बैठ गए और ये घूमने लग गया इस तरफ,
तो ये जितना दूर होगा सेंटर से आप पे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, आप उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके गिरने के। आप जितना ज़्यादा नज़दीक बैठेंगे ना इसके, उतना ज़्यादा आपको कह रहा है स्टेबिलिटी रहेगी और यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है लिखा हुआ प्रेशर सिस्टम साइक्लोनिक एंटी साइक्लोन। तो ये मैंने बता दिया था, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। और ये है आपका, देखो विंड डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये विंड डायरेक्शन आपकी नॉर्थन हेमिस्फीयर में और ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये 2005 का लिखा हुआ है हरिकेन कैटरीना जो था, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखने को मिला। तो इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। और साइक्लोन डेबी है 2017 का, न्यूजीलैंड की तरफ, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे क्लॉकवाइज है। अच्छा, ये साइक्लोन जो होता है तो बीच में आई वॉल होती है, ये आपने याद रखना है। और आउटफ्लो जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर का होता है, ये याद रखना है। और साइक्लोन रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। आउटफ्लो बाहर की तरफ, और जो साइक्लोन जो वो किस तरफ घूम रहा है, आउटफ्लो बाहर की तरफ, और ये घूम रहा है आपका कहाँ की तरफ, साइक्लोन अंदर की तरफ, ये याद रखना, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग में रखना इस फिगर को। सिंकिंग ऑफ द एयर मतलब अंदर की तरफ हवाएं क्या होती हैं, अंदर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। इस वीडियो को ये तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।